नमस्कार साथियों, आज एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज की ऑनलाइन क्लास में बेबल योजना, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन के गठन से संबंधित चर्चा होगी। हाँ, देखिए, मैंने पिछले कक्षाओं में चर्चा किया था, जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया की तरफ आप चल रहे हैं और इसके अंतर्गत जो डेट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेट जो है आप कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो देखते हैं इसकी जो बेबल योजना है। बेबल एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि बेबल जो है वो भारत का वायसराय रहा है। उसी के नाम से ये योजना प्रस्तुत की गई थी, तो बेबल योजना के नाम से जाना जाता। तो लॉर्ड बेबल नाम इसका था, बेबल नाम था। तो इसी के नाम से बेबल योजना प्रस्तुत की गई 1945 में। यानी कि लॉर्ड बेबल या बेबल योजना जो प्रस्तुत की गई थी वो 1945 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। इसे ये सेम इसी तरह से वनडे कॉम्पिटिशन में प्रश्न आते हैं कि बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई थी, तो 1945। इसके लिए मैं शॉर्टकट फार्मूला बता देता हूँ। इसके लिए आप कर लीजिएगा वेग। वेग का तात्पर्य होता है वे से बेबल और प से 45। तो वेग कर देंगे तो आपको थोड़ा सा एक सीक्वेंस है जानने का कि बेबल योजना जो 45, बेबल योजना 45। तो एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो डेट जो है कंफ्यूजन में नहीं होगा आपका। जैसे हमने क्रिप बताया था, क्रिप्स मिशन 42 बताया था, है ना। तो ये डेट जो है इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हाँ, तो इसके लिए देखेंगे कि लॉर्ड बेबल के पहले आपने देखा होगा लॉर्ड लिनलिथगो, ये भारत के वायसराय रहे थे। तो लॉर्ड लिनलिथगो को हटा करके लॉर्ड बेबल को भारत का वायसराय बनाया गया। तो ये वाकया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है लॉर्ड लिनलिथगो को हटा करके लॉर्ड बेबल को भारत का वायसराय बनाया गया। उन्हीं के नाम पर बेबल योजना प्रस्तुत की गई थी 1945 ईस्वी में। इस तरह से प्रश्न भी आता है। हाँ, भारत की स्थिति परिस्थितियों की जांच के लिए, यूं कहें कि सभी भारतीय जो बुद्धिजीवी थे सबको इकट्ठा करने के लिए बेबल योजना के बाद शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है। शिमला सम्मेलन जो बुलाया जाता है यह 25 जून से लेकर के और 14 जुलाई के बीच में शिमला सम्मेलन चलता है। यानी कि शिमला सम्मेलन भी 1945 में आयोजित किया गया था। अब देखिए, दोनों बातें, डेट भी वही है, बेबल योजना 45, शिमला सम्मेलन भी 45। कभी कभी क्वेश्चन जो सुमेलित करने के लिए आता है या क्रम बैठाने के लिए आता है, तो इसमें भी आप भ्रम कर जाते हैं। कल हमने चर्चा भी इसी पर किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन 42 और क्रिप्स मिशन भी 42 में ही भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन पहले आया है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ है। तो हमने कल पिछली कक्षा में भी चर्चा किया था। इस तरह से जो डेट एक ही होते हैं, सन एक ही होते हैं, तो भी आप कंफ्यूजन कर जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट यही है कि बेबल योजना के बाद शिमला सम्मेलन होता है। शिमला सम्मेलन जो होता है बेबल योजना के बाद होता है। तो इस तरह से भी प्रश्न आता है। तो शिमला जो सम्मेलन होता है 1945 में होता है। ये इस प्रकार। हाँ, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के भी प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग के भी प्रतिनिधि, अन्य जो राजनीतिक दल रहे हैं उनके भी प्रतिनिधि, यानी कि सभी प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। तो कांग्रेस जो है अखंड भारत, मुख्य रूप से कांग्रेस की क्या मांग थी? अखंड भारत की मांग। कांग्रेस द्वारा अखंड भारत की मांग की गई।
की मांग की गई, ठीक है। और मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी, पाकिस्तान की मांग, यानी कि कांग्रेस अखंड भारत चाहती थी और मुस्लिम लीग भारत के विभाजन चाहती थी, यानी पाकिस्तान की मांग ये चाहती थी, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग चाहती थी। अर्थात अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बात नहीं बन सकी, यानी कि किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका, शिमला सम्मेलन में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका, इसलिए सम्मेलन को स्थगित कर देना पड़ा। और सम्मेलन स्थगित होने के बाद कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब देखिए कि वेबर योजना 1945, शिमला सम्मेलन 1945। अब कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है भारत की स्थिति परिस्थितियों की जांच के लिए। क्या भारतीय उस लायक है जिन्हें स्वतंत्रता दे दी जाए? इस प्रकार की बहुत सारी विसंगतियां उस समय रही हैं, लेकिन अब जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत एक कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, कुछ भारतीय स्थितियों में कुछ परिवर्तन आ गया। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इस कैबिनेट मिशन आया था 14 मार्च 1946 को आया था। तो 14 मार्च 1946 को आया था, यानी 14 मार्च को आया है और मई तक रहा है। 14 मार्च को आया था और मई तक रहा है, तो 1946 में ही आया था, यानी कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था। तो ये मुख्य रूप से जो कैबिनेट मिशन था, तो आपने देखा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त भी हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में जो है आम सभा का चुनाव हुआ, आम सभा का चुनाव हुआ, जहां पर लेबर पार्टी की सरकार बनी, है ना। तो ये 1946 में ही ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो गया और लेबर पार्टी की सरकार बन गई, और वहां पर उदारवादी व्यक्तित्व रहे हैं जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया, यानी क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री ब्रिटेन नवनियुक्त हो गए। तो क्लीमेंट एटली ने की जो घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि ब्रिटेन में जब आम सभा का चुनाव हो गया, पार्टियां बदल गई, तो वहां जब पहली कैबिनेट की जब बैठक हुई तो इस बात की घोषणा कर दी गई कि भारतीयों को स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए, और स्वतंत्रता देने के बाद जिसके क्रियान्वयन के लिए एक अंतिम सरकार के गठन का भी प्रावधान किया गया था, कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जिसके क्रियान्वयन के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। यानी कि दो बातें रही। अब कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसमें 3 सदस्य थे। हमने पिछली कक्षाओं में इस प्रकार की भी चर्चा किया था कि जब कैबिनेट मिशन आया भारत तो उसमें 3 सदस्य थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, बराबर कंपटीशन में आते रहते भी हैं। तो कौन कौन था 3 सदस्य
कैबिनेट मिशन में पहले सदस्य थे यानी अध्यक्ष के रूप में थे, जिनका नाम था क्रिस्टोफर क्रिप्स। पहले व्यक्ति थे क्रिस्टोफर क्रिप्स। पहले व्यक्ति थे क्रिस्टोफर क्रिप्स। दूसरे थे पैथिक लॉरेंस और दूसरे थे एबी एलेक्जेंडर। हाँ, ये क्वेश्चन हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा किया था कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसमें 3 प्रतिनिधि थे, यानी कि 3 व्यक्तियों का शिष्टमंडल था। क्रिस्टोफर क्रिप्स यानी क्रिप्स दोबारा भी भारत आया था, हमने बताया भी था 1942 में भी क्रिप्स मिशन आया था। तो वही क्रिस्टोफर क्रिप्स है जो कैबिनेट मिशन के साथ भारत आता है। तो कैबिनेट मिशन में क्रिस्टोफर क्रिप्स होते हैं, पैथिक लॉरेंस होते हैं और एबी एलेक्जेंडर होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। ये कंपटीशन में बराबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं रहा है। तो जहाँ 3 बातें होती हैं या 4 बातें होती हैं वहां प्रश्न अधिक बनते हैं। तो ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 व्यक्ति थे, ये तीनों का नाम आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी इस तरह से भी पूछता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट एटली था, है ना। क्वेश्चन का जो रूप है या क्वेश्चन की जो प्रकृति मैं बता रहा हूँ इसी तरह से कंपटीशन में आते हैं। हाँ, साथ ही साथ कैबिनेट मिशन ने यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए, और दूसरा ये सुझाव उसने दिया था कि भारतीयों के लिए एक अंतरिम सरकार के गठन का भी प्रावधान कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही किया गया था। साथ ही साथ संविधान निर्माण का पहला दृश्य यानी कि संविधान के गठन का पहला दृश्य आपको यही दिखाई देता है कैबिनेट मिशन जब भारत आया था। जो अंतरिम सरकार का जो गठन है मैं चर्चा कर रहा था कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया था, यानी अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जिस अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया उसके सदस्य, उसके विभाग सभी अलग अलग बांटे गए। तो जो सदस्य और उनके विभाग को जब बांटा गया तो किसको कौन सा विभाग मिला था, ये वनडे कंपटीशन में बराबर इस तरह से प्रश्न आते रहते हैं। कि अब देखते हैं जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें जवाहरलाल नेहरू JL नेहरू को कौन सा पद मिला था, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल के सदस्यता के रूप में इन्हें शामिल किया गया था। यानी कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले जो देखा करते थे वो जवाहरलाल नेहरू को मिला था, इस विभाग की दायित्व मिली थी। अगले सदस्य थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मंत्रालय मिला था, सूचना मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी कह सकते हैं, यानी सूचना और प्रसारण मंत्री भी नियुक्त इनको किया गया था। तो गृह मंत्रालय एक प्रश्न पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को कौन सा पद दिया गया था, तो गृह मंत्रालय का पद मिला था। इसी तरह से बलदेव सिंह को कौन सा मंत्रालय मिला था, रक्षा मंत्रालय मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बराबर कंपटीशन में पूछता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। इस तरह से पूछता है, ये हमेशा प्रश्न आएगा क्योंकि देश की आजादी के पहले की घटना ये है। अभी ऐसा नहीं कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप भ्रम न करिएगा कि अब यहाँ 1946 की बात है, वो ठीक है प्रधानमंत्री पहले थे देश के, यहाँ बातें नहीं। ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो 46 में सरकार का गठन किया गया था अंतरिम सरकार का, उसकी बात किया जा रहा है।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्रालय देखा करते थे। हाँ, जान मथाई अगले सदस्य हैं, जान मथाई, इनको कौन सा मंत्रालय मिला था? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय का चार्ज मिला था। सी राजगोपालाचारी प्रमुख रूप से शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं, प्रबुद्ध नागरिक रहे हैं, तो ये शिक्षा विभाग इनको मिला था। तो सी राजगोपालाचारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बराबर कंपटीशन में आता रहता है कि शिक्षा विभाग किसे दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। पूरी तरह से प्रश्न की प्रकृति इसी तरह से है, और जितनी बातें उतना प्रश्न आता है। जैसे ये पूछता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में या अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के समय भारत का शिक्षा मंत्री कौन था? सी राजगोपालाचारी। अगला सी एच भाभा, परमाणु वैज्ञानिक सी एच भाभा, इनको कौन सा मिला था? कार्य, खनन तथा बंदरगाह मंत्रालय मिला था। तो भाभा भी हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा दायित्व मिलता है? खाद्य एवं रसद मंत्रालय इनको मिला था। इनका भी प्रश्न आता है कंपटीशन में, जैसे बलदेव सिंह का आता है ना, सी राजगोपालाचारी का आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आता है, कौन सा पद मिला था? खाद्य एवं रसद मंत्रालय मिला था। हाँ, आगे आसफ अली है, आसफ अली को कौन सा मंत्रालय मिला था? रेलवे मंत्रालय मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बराबर आता है कि रेल मंत्रालय किसे मिला था? तो किसे मिला था? आसफ अली को मिला था। अगले व्यक्ति रहे हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम को क्या मिला था? श्रम मंत्रालय। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बराबर प्रश्न आता है कि जगजीवन राम को कौन सा दायित्व मिला था? तो श्रम मंत्रालय मिला था। इस तरह से आता है। अगले व्यक्ति रहे लियाकत अली, मुस्लिम लीग के रहे हैं लियाकत अली। लियाकत अली खां को मिला था वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय इनको दिया गया था। ये भी बराबर पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट। अगले हैं आई चंडीगढ़, इनको कौन सा मंत्रालय मिला था? चंडीगढ़ को कौन सा मंत्रालय मिला था? वाणिज्य मंत्रालय मिला था। ये भी प्रश्न आता है। अब्दुल रऊफ नस्तर को मिला था संचार मंत्रालय। जोगेंद्र नाथ मंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर कंपटीशन में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको कौन सा मिला था? विधि एवं कानून मंत्री। इस तरह से प्रश्न आता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन में कानून मंत्री कौन था या विधि मंत्री कौन था? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। कभी कभी JN मंडल के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न आ जाता है। इस तरह से विकल्प में JN मंडल भी दे देता है, जोगेंद्र नाथ मंडल के नाम से। अगले व्यक्ति रहे हैं गजानंतर अली खां। गजानंतर अली खां को क्या मिला था? स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। स्वास्थ्य मंत्री ये चुने गए थे, तो स्वास्थ्य मंत्रालय का देखरेख गजानंतर अली खां को दिया गया था। तो इस तरह से पूरे प्रश्न की प्रकृति होती है। तो क्वेश्चन भी, हाँ, इसमें देखेंगे लियाकत अली के बाद लियाकत अली, चंडीगढ़ और रऊफ नस्तर, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजानंतर अली खां, ये सभी जो मुस्लिम लीग के सदस्य रहे हैं। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के प्रावधान की बात की गई है। ठीक है, अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।